हाँ, राम राम, नमस्कार। आज अपना हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है समास। किसी भी कंपटीशन में छोटी से लेकर के बड़ी तक कंपटीशन में छोटी से लेकर के बड़ी कक्षाओं तक प्रत्येक में लगभग सिलेबस में समास बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। थोड़े से दिमाग की जरूरत है। कंपटीशन में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या प्रश्न बनते हैं, इसके ऊपर देखो। सबसे पहले समास दो शब्दों से मिलकर बना सम जोड़ आस। सम जोड़ आस से मिलकर बना है समास। सम का अर्थ बराबर में या पास में। पास में। आस का मतलब है बैठना। तो इसका शाब्दिक अर्थ या समास का अर्थ क्या हुआ? पास बैठना। इसका अर्थ पास बैठना समास का। यानी दो शब्द जब मिलते हैं, तो एक नया तीसरा शब्द बनता है। उस पद को समास, उस प्रक्रिया को समास कहते हैं और उस पद को सामासिक पद कहते हैं। जैसे घन जोड़े श्याम, ये दो पद हैं। इनसे मिलकर तीसरा पद बना घन श्याम। ये पहले वाला पद ये तो कहलाता है पूर्व पद। बाद वाला पद ये कहलाता है उत्तर पद। उत्तर का मतलब बाद में। और जो तीसरा इन दोनों से मिलकर बना है उसको सामासिक पद या अन्य पद या तीसरा पद भी कह सकते हैं। सम पूर्व पद। तो समास किसे कहते हैं? पद यानी शब्द। शब्द है हिंदी भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई है शब्द। जैसे कमल, नैन, चमन। अब देखो भाषा छोटे से बड़े रूप की ओर जाती है। जैसे पहले वर्ण मिले, फिर कई वर्ण मिलकर के शब्द बनते हैं। अब शब्द हो गए, दो दो तीन तीन शब्द मिलकर के और बड़े पद या शब्द बनते हैं। तो भाषा में जब दो शब्द मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो शब्द मिलकर के तीसरा शब्द बनता है, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे घनश्याम में पहला पद, ये दूसरा पद, ये अन्य पद या सामासिक पद। अब देखो घनश्याम, इस प्रकार से शब्द मिलते तो हैं, लेकिन घनश्याम ये जो तीसरा पद है, इसका अर्थ निकालते समय जो तीसरा पद बनता है, सामासिक पद बनता है, उसका अर्थ निकालते समय कई बार पहले पद का ज्यादा योगदान रहता है, कई बार दूसरे पद का ज्यादा योगदान रहता है, कई बार दोनों का ही, पहले पद और दूसरे पद दोनों का बराबर बराबर योगदान रहता है, कई बार न पहले पद का योगदान न दूसरे पद का योगदान, जबकि कोई अन्य अर्थ निकलता है। तो ये सामासिक पद हो गया। फिर सामासिक पद का जो अर्थ निकाला जाता है उस अर्थ को इस समास का विग्रह कहते हैं। जैसे घनश्याम का अर्थ हुआ घन जैसे सांवले रंग वाला घनश्याम। तो घन जैसे सांवले रंग वाला क्या हुआ? इसका विग्रह हुआ। घन जैसे सांवले रंग वाला इसका विग्रह हुआ। अब यहां पर घनश्याम में ये दूसरा पद, दूसरे पद के आधार पर अर्थ निकाला जा रहा है कि सांवले रंग वाला। तो यहां पर दूसरा पद प्रधान है। तो समास का शाब्दिक अर्थ पास बैठना। कहते किसे हैं? जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। और जो दो शब्द मिलते हैं उसमें पहले वाले शब्द को पूर्व पद, दूसरे वाले पद को उत्तर पद, और दोनों पदों से जो मिलकर बना है उसको
अन्य पद या तीसरा पद या सामासिक पद कहते हैं। अब देखो, समास की प्रक्रिया होने से भाषा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? समास का भाषा पर प्रभाव, समास का भाषा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कई पद मिलकर के जब एक पद मिल जाता है तो कई पदों को आपस में अलग अलग व्याख्या करने की जरूरत नहीं। एक ही बड़े पद से ज्यादा समझाया जा सकता है, यानी गागर में सागर भरा जा सकता है। भाषा में संक्षिप्तता आती है, संक्षिप्तता आती है। बिहारी के दोए है ना, जून सतसैया के दोए जू नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे गाँव करे गंभीर। उनकी क्या खासियत है? क्योंकि सम पदों को आपस में मिलाया गया है, सामासिक प्रक्रिया उसमें ज्यादा है। तो समास का भाषा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? भाषा में संक्षिप्तता आती है, यानी कई पदों को मिलाकर के बड़ा पद बना दिया जाता है, तो अलग अलग पदों की व्याख्या करने की जरूरत नहीं। अब देखो, हिंदी में पद प्रधानता के आधार पर समास भेद, किसी में पहला पद प्रधान, किसी में दूसरा पद प्रधान। पद प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पद प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, इसमें पहला पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान। दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसमें पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान। और तत्पुरुष समास के अन्य भेद, एक तो कर्मधारय और दूसरा द्विगु। तो पद प्रधानता के आधार पर हिंदी में समास 4 प्रकार के होते हैं। ये अव्ययी भाव समास पूर्व पद प्रधान है, तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु ये उत्तर पद प्रधान या दूसरा पद प्रधान होता है। और फिर देखो, इसके बाद में तीसरा है द्वंद्व। द्वंद्व, इसमें न पहला पद प्रधान न दूसरा, जबकि दोनों पदों का बराबर अर्थ रहता है, तो इसको उभय पद प्रधान कहते हैं। उभय पद प्रधान, तो उभय पद प्रधान कौन से समास है? द्वंद्व। और तीसरा फिर चौथा भेद है ये बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास, ये अन्य पद प्रधान इसको कहते हैं, यानी जिन 2 पदों से मिलकर इसमें शब्द बनता है, न तो पहले के आधार पर कोई अर्थ निकलता, न दूसरे के आधार पर कोई अर्थ निकलता, जबकि इसका कोई अन्य अर्थ निकलता है, कोई तीसरा ही अर्थ लगता है इसमें बहुव्रीहि समास में। फिर से सुन लीजिए, पद प्रधानता के आधार पर समास भेद। पद प्रधानता का मतलब क्या है? जिन 2 शब्दों से मिलकर समास बनेगा, जैसे ये पहला पद, ये दूसरा, इससे मिलकर बना अन्य पद या सामासिक पद। सामासिक पद, तो कई बार तो इस तीसरे पद का अर्थ निकालते समय पहले पद को प्रधानता दी जाती है, कई बार दूसरे पद को प्रधानता दी जाती है। तो पहले पद को जब प्रधानता दी जाए वो होता है पूर्व पद प्रधान, और पूर्व पद प्रधान समास कौन सा है? अव्ययी भाव। जब दूसरे पद का, सामासिक पद का अर्थ निकालते समय दूसरे पद को प्रधानता दी जाए वो होता है दूसरा पद प्रधान या उत्तर पद प्रधान समास। तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु इसके भेद हैं। और फिर ये द्वंद्व समास,
इसमें पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, और बहुब्रीहि समास में न पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान बल्कि अन्य ही कोई अर्थ निकलता है, इसलिए अन्य पद प्रधान माना जाता है। रिट की जब पहली बार परीक्षा हुई थी 2011 में, तो उस समय इससे संबंधित पद प्रधानता से संबंधित रिट में 2 प्रश्न पूछे गए थे और बहुत आसान सा है। ठीक है, अब देखो इसके नंबर वाइज उदाहरण पढ़ते हैं। पहला समास अव्ययी भाव समास, नंबर 1 अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जैसे कि नाम से पता चलता है, अव्यय का मतलब जिसके ऊपर किसी दूसरे का प्रभाव न पड़े, लिंग वचन काल इस प्रकार के दूसरे शब्दों का प्रभाव नहीं पड़े। अव्ययी भाव समास में क्या क्या आता है? अव्ययी भाव समास में 1 नंबर इसकी विशेषताओं में उपसर्ग युक्त पद, यानी जिस शब्द में कोई उपसर्ग लगा हो वो ज्यादातर अव्ययी भाव समास में आते हैं। दूसरा इसकी विशेषता क्या है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। तीसरी इसकी विशेषता पुनरावृत्ति जो होनी चाहिए सार्थक, पुनरावृत्ति वाले शब्द जैसे रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, ये रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, पुनरावृत्ति कोई शब्द दोबारा आ जाए या किसी शब्द को 2 बार लिख दिया जाए, किसी शब्द को 2 बार लिख दिया जाए, ये किस में आते हैं? अव्ययी भावी समास में। एक तो इसकी प्रमुख विशेषता तो ये उपसर्ग युक्त पद इसमें होते हैं अव्ययी भावी समास में। इसमें पहला पद प्रधान होता है, पुनरावृत्ति वाले शब्द, एक शब्द की जब या तो यूं की यूं पुनरावृत्ति हो जाए वो 2 बार लिख दिया जाए, या उस शब्द से मिलता जुलता उसी से बना हुआ कोई शब्द दोबारा आ जाए तो उसको पुनरावृत्ति कहते हैं। पुनरावृत्ति वाले शब्द भी किसमें आते हैं? अव्ययी भावी समास में, जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात। अब देखो समास विग्रह, दो शब्दों को आपस में जोड़ना, ये तो समास है, और उस जुड़े हुए शब्द का अर्थ निकालना वही क्या है? विग्रह है, वही विग्रह है। जैसे विद्यालय है, विद्यालय, इसमें पहला पद विद्या, दूसरा आलय, तो इसका अर्थ हुआ विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय इसका कोई अर्थ है। अब इसको ये नहीं कह सकते विद्या के लिए घर। कहने का मतलब समास का विग्रह करते समय जो सामासिक पद हैं उनका ही प्रयोग करना चाहिए, न कि उनके पर्यायवाचियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसके बाद में अव्ययी भावी समास के क्या नियम है, कौन कौन से पद इसके अंतर्गत आते हैं और विग्रह करते समय क्या करते हैं वो प्रक्रिया देखते हैं। सबसे पहले देखो इसके अंदर ये आ उपसर्ग से बना हुआ कोई भी यदि पद है, आ उपसर्ग, नियम नंबर 1, आ उपसर्ग से बना कोई पद होने पर, आ उपसर्ग से बना कोई पद होने पर उसका विग्रह करते समय, उसका विग्रह करते समय अंत में तक लिखा जाता है। आ उपसर्ग
किसी शब्द में हो तो उसका विग्रह करते समय शब्द के अंत में तक लिखा जाता है। जैसे देखो, आमरण, आकंठ, आमरण, आकंठ, ये शब्द है। आजन्म, आजानुबाहु, आजन्म, आजानुबाहु। इसमें मरण शब्द है। मरण शब्द से पहले आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसका विग्रह करते समय नियम के अनुसार क्या करेंगे, विग्रह करते समय अंत में तक लिखा जाता है, यानी मरण तक। आकंठ, कंठ तक। आजन्म, जन्म तक। आजानुबाहु, आजानुबाहु, तो बाहु से जानू यानी घुटनों तक, बाहु से जानू तक यानी घुटनों तक। तो अव्ययभावी समास का पहला नियम, उपसर्ग युक्त जो पद होते हैं वो प्राय किसमें होते हैं, अव्ययभावी समास में होते हैं। अब आ उपसर्ग से बना हुआ कोई शब्द या पद हो तो उसका विग्रह करते समय जो नियम है वो है, आ उपसर्ग से बना कोई पद होने पर उसका विग्रह करते समय अंत में तक लिखा जाता है। जैसे आमरण में मूल शब्द मरण, मरण तक। आकंठ में कंठ तक। आजन्म में जन्म तक। आजानुबाहु में बाहु से जानू तक। ये पहला नियम। दूसरा इसके बाद में दूसरा नियम इसका, ये दूसरे उपसर्गों से संबंधित है। जिस शब्द में पहला पद, जिस शब्द में पहला पद बे, नी, ना, निर और निस, निर और निस दोनों में र और स अलंत है। बे, नी, ना, निर, निस उपसर्ग, उपसर्ग हो तो देखो क्या करते हैं, हो तो विग्रह करते समय अंत में रहित जोड़ते हैं। तो विग्रह करते समय अंत में रहित या प्रारंभ में बिना जोड़ते हैं। यानी जिस शब्द में पहला पद बे, नी, ना, निर, निस इन उपसर्गों से बना हो तो उस शब्द का विग्रह करते समय शब्द के अंत में या तो रहित जोड़ते हैं या उस शब्द के प्रारंभ में बिना जोड़ देते हैं। इस तरह से, जैसे देखो, बेचैन, निडर, निर्विवाद, बेचैन, निडर, निर्विवाद, बेवफा, ये शब्द हैं। बे, नी, ना, निर, निस इनमें से कोई उपसर्ग है तो इसमें बे उपसर्ग है। बेचैन, ये बेचैन है। तो नियम क्या कहता है, मूल शब्द है उसके अंत में रहित जोड़ दो। चैन रहित, या मूल शब्द के पहले बिना जोड़ दो। चैन रहित या बिना चैन के, एक ही मतलब है, ये इसका विग्रह हो गया। निडर, पहले नी है तो डर रहित या बिना डर के, एक ही मतलब है। निर्विवाद, बिना विवाद के या विवाद रहित। बेवफा, बिना वफा के या
वफा रहित, इस तरह से ये दूसरा नियम होगा। तो अब देखो अव्ययभावी समास में पहला पद यदि आ उपसर्ग से बनाओ तो लास्ट में तक जोड़ देते हैं, तक मूल शब्द के, जैसे आमरण में मरण तक। और दूसरा नियम बताया, यदि पहला शब्द बे, नी, ना, निर, निस, ये उपसर्ग अभाव को सूचित करते हैं, बिना को सूचित करते हैं, यदि ये उपसर्ग हो किसी शब्द के प्रारंभ में तो उसके अंत में या तो रहित जोड़ देते हैं या शुरुआत में बिना जोड़ देते हैं। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं अगला नियम। यदि अव्ययभाव समास में कोई शब्द यथा से बना हो तो क्या करते हैं? तीसरा नियम, यथा से बना यथा से बना शब्द होने पर विग्रह करते समय, विग्रह करते समय शब्द के अंत में, विग्रह करते समय शब्द के अंत में के अनुसार या प्रारंभ या शब्द के प्रारंभ में जैसा, जैसी, जैसा, जैसी आदि लिखकर विग्रह करते हैं, जैसा जैसे लिखकर विग्रह करते हैं। देखो 3 नंबर नियम, अव्ययभाव समास में जब कोई शब्द यथा शब्द से बना होने पर विग्रह करते समय शब्द के अंत में के अनुसार या शब्द के प्रारंभ में जैसा जैसे लिखकर विग्रह करते हैं। देखो जैसे शब्द यथा गति, जैसे पहला शब्द है यथा गति। अब नियम क्या कहता है? यथा शब्द पहले आने पर उस शब्द का विग्रह किस तरह से करेंगे? मूल जो शब्द है, मेन शब्द, उसका अंत में या तो लगाते हैं के अनुसार, तो गति है, गति के अनुसार होगा इसका, गति के अनुसार, या पहले इसके जैसा जैसी लगाएं तो इसका विग्रह होगा जैसी गति है, दोनों ही सही है। गति के अनुसार जैसी गति है, दोनों ही सही है। अब एक दो उदाहरण और देखते हैं। यथोचित, यथासंभव, ये यथोचित, यथासंभव। अब यथा छोड़ उचित, इसमें पहले यथा है तो या तो जैसा उचित है, इसका विग्रह क्या होगा? जैसा उचित है। यथासंभव, जैसा संभव है। यथा स्थिति, तो यथा स्थिति, स्थिति के अनुसार या जैसी स्थिति है, एक ही मतलब है। अब देखो इसके बाद में प्रति उपसर्ग आ जाता है कई बार। 4 नंबर नियम, ये प्रति उपसर्ग का प्रयोग होने पर शब्द को 2 बार लिखते हैं या शब्द से पहले हर जोड़ देते हैं। प्रति उपसर्ग होने पर विग्रह करते समय शब्द को 2 बार लिखा जाता है, शब्द को 2 बार लिख दिया जाता है, या शब्द को या तो 2 बार लिख दिया जाता है या पहले हर
लगा दिया जाता है। प्रति उपसर्ग का प्रयोग होने पर विग्रह करते समय शब्द को या तो 2 बार लिखा जाता है या उस शब्द से पहले हर लगा दिया जाता है। जैसे देखो, प्रति उपसर्ग का प्रयोग होने पर नियम क्या कहता है, मुख्य शब्द को या तो 2 बार लिख देते हैं या उससे पहले हर जोड़ देते हैं। जैसे प्रति वर्ष, प्रति क्षण, प्रत्येक, जैसे प्रति वर्ष, तो या तो इसको लिख दिया वर्ष वर्ष या फिर प्रति के स्थान पर हर। इसका उत्तर क्या हो गया, हर वर्ष। प्रति अक्षण या तो अक्षर अक्षण या हर अक्षण। अब इसके बाद में और इसके कितने भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे प्रत्येक, तो प्रति के स्थान पर हर लगाने पर हर एक या एक एक, हर एक या एक एक, प्रत्येक, प्रत्येक, हर अंग या इसका दूसरा विग्रह होगा अंग अंग, प्रत्येक का हर अंग। फिर प्रतिपल, प्रतिपल का प्रति के स्थान पर हर लगाने पर हर पल या पल पल, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, बिंब का बिंब, प्रतिघात, घात के बदले घात, प्रतिघात, घात के बदले घात। अब देखो इसके बाद में प्रतिक्रिया, इसके अन्य उदाहरण, प्रतिक्रिया ये भी किसका है, अव्ययभावी का उदाहरण है। प्रतिनियुक्ति, प्रत्युत्तर, प्रतिकार, प्रतिनियुक्ति, प्रत्युत्तर, प्रतिकार, प्रतिनियुक्ति, प्रत्युत्तर, प्रतिकार, प्रतिद्वंद्वी, प्रतिद्वंद्वी, ये सारे किसके उदाहरण हैं, अव्ययभावी के उदाहरण हैं। और प्रश्न में विग्रह नहीं पूछा जाएगा कि इसका समास विग्रह क्या है, लेकिन फिर भी ये विग्रह से सुविधा रहती है, थोड़ी समझ में आ जाता है। प्रश्न सीधा इस तरह से पूछेगा कि ये इस शब्द में कौन सा समास है, या इस समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, या इस समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है। तो विकल्प देखने पर आराम से समझ में आ जाएगा। तो अव्ययभावी समास की मुख्य विशेषता तो कोई न कोई उपसर्ग मिलेगा या तो शब्द से पहले अव्ययभावी में। जब किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो, यानी एक शब्द दोबारा आ जाए या दोबारा आने वाला शब्द उसमें मिलता जुलता हो, उसी वर्ण से बनता हो जिस वर्ण से वो पहले वाला शब्द बना है, तो भी अव्ययभावी समास होता है। ठीक है, अब देखो इसके अन्य उदाहरण, इसके अव्ययभावी समास के अन्य उदाहरण, चला चली, जैसे पुनरावृत्ति वाले शब्द, पुनरावृत्ति वाले शब्द, चला चली, हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, ऐसे शब्द। चलना से ये चली बढ़िया थोड़ा सा विकृत होकर के, हाथों हाथ, हाथ से ये हाथों बना है, रातों रात, रात से ये रातों बना है, दिनों दिन, दिन से ये दिनों बना है। तो इस तरह के पुनरावृत्ति वाले शब्द यदि आ जाए, बार बार, घड़ी घड़ी, बार बार, घड़ी घड़ी, यानी पुनरावृत्ति में या तो वो शब्द यूं का यूं आ जाए या इसमें थोड़ा सा संशोधन होके आ जाए, तो वहां पर कौन सा होता है, पुनरावृत्ति। चला चली, हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, बार बार, घड़ी घड़ी। ठीक है, तो अब देखो ये इसको सार्थक पुनरावृत्ति कहते हैं कि उस शब्द के साथ उसी से, जैसे आठ है, आठ वात हो, तो ये सार्थक पुनरावृत्ति नहीं, यहां पर अव्ययभावी समास नहीं होगा।
आज से ही बना हुआ थोड़ा बहुत परिवर्तन होकर इसमें आए तो उसको सार्थक पुनरावृत्ति कहते हैं। तो सार्थक पुनरावृत्ति वाले किसमें होते हैं? अव्ययभावी समास में होते हैं। ठीक है, अब देखो ये अन्य, इसके अन्य उदाहरण जैसे सार्थक, तो इसमें स उपसर्ग है, स जोड़ सार्थक, स जोड़ अर्थ जोड़ के सार्थक, तो अर्थ के सहित, इसका विग्रह क्या हुआ? सार्थक का अर्थ के सहित। ठीक है, अब देखो इसके बाद में सपरिवार, परिवार के सहित, सपरिवार, परिवार के सहित, मरणोपरांत, मरण के उपरांत, इसमें भी अव्ययभावी है, बाकायदा, बाकायदा, कायदे के सहित, बाकायदा, निर्देशानुसार, निर्देशानुसार, निर्देश के अनुसार, इसमें भी अव्ययभावी है, भर पेट, पेट भरकर, इसमें भी अव्ययभावी है, प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, इसमें भी अव्ययभावी है, अनुमान, मान के अनुसार, अनुमान, इसमें भी अव्ययभावी है, दिन भर, दिन भर, इसमें भी अव्ययभावी है, निकम्मा, अनुदान, निकम्मा, अनुदान, ये सारे किसके उदाहरण हैं? अव्ययभावी के। तो अव्ययभावी की मुख्य विशेषता क्या हो गई? शब्द में अव्यय का भाव होगा, शब्द के अंदर अव्यय का भाव होगा। उपसर्ग वाले शब्द अव्ययभावी में आते हैं जब किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो, सार्थक पुनरावृत्ति हो, यानी वो शब्द या तो दोबारा आ जाए या उस शब्द से बड़ा हुआ दोबारा आ जाए तो अव्ययभावी होता है। और ये इसके बाद में जो इस शब्द के अंदर अव्ययभावी समास के अंदर प्रधान पद कौन सा होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। और इसके अलावा उपसर्गों के अलावा शब्द देख करके ऐसा लगे कि यहाँ पर अव्यय है तो उसमें समास कौन सा होगा? अव्ययभावी समास होगा।